सो फ्रेंड्स, इससे पहले दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से 1857 का जो रिवॉल्ट है वो हुआ था, उसके पीछे के कारण क्या थे और किस तरीके से एकदम उसने स्पार्क पकड़ ली, यानी कि जंगल में आग की तरह यह रिवॉल्ट किस तरीके से फैला। बट द सैडिस्टिक पार्ट इज कि इस रिवॉल्ट का अंत हो गया। तो ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट इतने ह्यूज लेवल पर होने के बाद भी फेल हो गया। आज हम उन्हीं रीजंस को डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो आज की वीडियो में क्योंकि हम रिवॉल्ट के फेल होने के रीजंस को जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि जब यह रिवॉल्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो उसके कुछ सालों बाद जो क्रांतिकारी थे उनके मन पे इसका क्या असर पड़ा, यानी कि इस रिवॉल्ट ने आने वाले लोगों को किस तरीके से इंस्पायर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट की फेलियर से। इसका सबसे फर्स्ट रीज़न था कि इस रिवॉल्ट के अंदर ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं सब ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया ने ही इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। यह कि ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न रीजन का सपोर्ट हमें कम दिखता है। हालांकि इसका यह भी रीज़न हो सकता है कि इन एरियाज़ में 1857 के रिवॉल्ट से काफ़ी पहले ही बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो चुके थे, जिसे अंग्रेज़ों ने काफ़ी बेरहमी से दबा दिया। तो हो सकता है कि उस सप्रेशन के बाद ये जो रीज़न्स हैं ये उभरे ही ना हो, और इस वजह से 1857 के टाइम पर हमें इन रीज़न्स में कोई भी रिवॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरा रीज़न हम देखते हैं कि सभी क्लासेस, सभी वर्गों ने इसे ज्वाइन नहीं किया था, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। यानी कि कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनका मानना है कि 1857 का रिवॉल्ट जो है वो एलीट वर्ग तक ही कन्फाइंड होकर रह गया। इसमें से भी हम देखते हैं कि जो बड़े ज़मींदार थे उनकी जब डिमांड्स अंग्रेज़ों ने मान ली या फिर उनकी जो ज़मीनें थी उन्हें वापस कर दी, तो उन्होंने इस रिवॉल्ट से बैक ऑफ कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ऐसे एजुकेटेड मिडिल क्लास थी जो सोचते थे कि यूरोपियंस जो हैं इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंज भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ के थ्रू लाए गए। फॉर एग्जांपल सती प्रथा को जो बैन किया था या फिर विडो रीमैरिज का जो कंसेप्ट था, तो ये तो अच्छी चीज़ें थी। इसी वजह से एजुकेटेड मिडिल क्लास को ये लगता था कि जो वेस्टर्नाइजेशन है वो हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, और यह रिवॉल्ट क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को वापस से उन्हीं ट्रेडिशनल और बैकवर्ड स्टेज में लाकर खड़ा कर देगा। इस वजह से उन लोगों ने भी इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने की जगह उल्टा अंग्रेज़ों की हेल्प की, उनको सपोर्ट किया। इसके अंदर हम देखते हैं जो ग्वालियर के सिंधिया हैं या फिर इंदौर के होलकर या फिर पटियाला के राजा, तो ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था और उनकी हेल्प की थी इस रिवॉल्ट में। हालांकि इसके अदर रीजंस में हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड आर्म्स का यूज़, यानी कि इंडियंस के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो इस रिवॉल्ट को जीत पाएँ। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। उनको हाई टेक्नोलॉजी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का बहुत एडवांटेज मिला। दूसरा हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो था इस रिवॉल्ट के अंदर वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड, अनकोऑर्डिनेटेड था, जिसने भी इस रिवॉल्ट को काफ़ी वीक बना दिया। ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी जो यूनिफाइड हो। हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि सबका एक कॉमन एनिमी था, दैट वाज ब्रिटिशर्स, लेकिन सबके जो इंटरेस्ट थे वो डिफरेंट थे। हर किसी का एक सेल्फ जनरेटिव मोटिव था ब्रिटिशर्स से नफ़रत करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, अगर झांसी की रानी को उनकी झांसी दे दी जाती तो मे बी हो सकता है वो इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ अगर कुंवर सिंह को बिहार की ज़मींदारी, जहाँ के वो ज़मींदार थे, वो वापस दे दी जाती, उनकी जो ज़मीनें थी वो दे दी जाती। हालांकि अवध में भी वही हाल था। अगर तालुकदारों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी जाती तो वो इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो पाएंगे कि कोई आइडियोलॉजी नहीं थी,
सबके अपने सेल्फ मोटिवेटेड इंटरेस्ट थे। तो चलिए अब एट लास्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट, यानी कि 1857 का रिवॉल्ट आज जो हिस्टोरियंस हैं उनके माइंड पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से, किस नज़रिए से इस रिवॉल्ट को देखते हैं। सो वेरी फर्स्ट नेम हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर के दत्ता के बारे में, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को एक मिलिट्री आउटब्रेक के रूप में देखा। उनका मानना था कि ये जो रिवॉल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्ट था, यानी कि इसमें सिविलियंस की उतनी भूमिका नहीं थी। हालांकि उन्होंने अपने साथ सिविलियंस को बाद में मिला ज़रूर लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्कंटेंट जो है वो सिपॉयज़ के बीच में था। मिस्टर दत्ता का ये भी मानना है कि ये रिवॉल्ट ऑल इंडियन कैरेक्टर का नहीं था, यानी कि बहुत ही लोकल लेवल पर कन्फाइन होकर रह गया, पैन इंडिया मूवमेंट नहीं बन पाया और साथ ही काफ़ी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्ट था। सर जॉन सीले के अकॉर्डिंग भी 1857 का रिवॉल्ट केवल एक सिपॉय म्यूटिनी थी, जिसके अंदर ना तो कोई नेटिव लीडरशिप थी और ना ही पॉपुलर सपोर्ट। इसे केवल और केवल अनपैट्रियोटिक और सेल्फिश सिपॉयज ने हवा दी थी। वहीं दूसरी तरफ एसबी चौधरी का मानना है कि ये एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि यह काफ़ी मेजर लेवल पे हुआ था। यानी कि इससे पहले जो रिवॉल्ट हुए थे वो काफ़ी छोटे छोटे रीजन्स में हुए थे, जहाँ पर एक दो लीडर हुआ करते थे, लेकिन इस रिवॉल्ट में बहुत सारे लीडर्स ने एक साथ यूनाइट होकर अपना सुप्रीम लीडर बहादुर शाह जफ़र को माना था और उन्हीं के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इस रिवॉल्ट को किया था। एसबी चौधरी का यह भी मानना है कि अगर यह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होता और एक सिपॉय म्यूटिनी होती तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा संख्या में सिविलियंस पार्टिसिपेट नहीं करते जितने ज़्यादा सिविलियंस ने एक्चुअली में हिस्सा लिया था। वहीं दूसरी तरफ ताराचंद का कहना है कि यह जो रिवॉल्ट था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं था, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक नेशनलिज्म की भावना नहीं झलक रही थी। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि सभी लोगों का एक कॉमन कॉज होना और एक कॉमन इंटरेस्ट होना, जबकि इस रिवॉल्ट में सभी ने एक साथ पार्टिसिपेट तो किया था, सभी वर्गों के लोग एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ आए थे, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट थे वो सबके डिफरेंट थे। किसी को अपनी ज़मींदारी वापस चाहिए थी तो किसी को अपनी क्राउनशिप। लेकिन एक बहुत ही महान लेखक और स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर कहकर भी पुकारते हैं, उन्होंने अपनी एक बुक में जिसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस चीज़ का बखान किया है कि यह पहला स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था, जिसमें सभी लोगों के अंदर अपने आप को आज़ाद कराने की भावना थी और साथ ही अपना खुद का रूल इस्टेब्लिश करने के हौसले भी। वीर सावरकर का मानना था कि 1857 के रिवॉल्ट ने आने वाले क्रांतिकारियों को बहुत हद तक मोटिवेट किया था। कहीं ना कहीं उन क्रांतिकारियों को अब ये लगने लगा था कि जिस तरीके से एक बार हम अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं, अगर दोबारा पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए तो अंग्रेजों को हराना मुश्किल नहीं है। वहीं एमएन रॉय और आरपी दत्त जैसे स्कॉलर्स का मानना था कि यह एक फ्यूडलिज्म की लड़ाई थी कैपिटलिज्म के खिलाफ। यानी कि जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उन्होंने इतना ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन कर दिया था हर चीज़ का, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो खतरे में आ गया था। किसानों को फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया गया और बहुत सारे किसान लैंडलेस हो गए। एंड इस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि यह फ्यूडलिज्म की लड़ाई थी कैपिटलिज्म के खिलाफ। एक फॉरेन स्कॉलर टी.आर. होम्स के अकॉर्डिंग इस रिवॉल्ट में नेशनलिज्म के कुछ सीड्स तो थे और कुछ हद तक यह अंग्रेजों के खिलाफ भी था, लेकिन इसमें कोई कॉमन नेशनैलिटी वाली फीलिंग नहीं थी और ना ही नेशनहुड को लेकर लोगों की इमोशंस थे। वहीं स्टैनले वॉलफर्ट का कहना है
ये रिवॉल्ट म्यूटिनी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसे सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी कहना गलत है। वहीं दूसरी तरफ इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पैन इंडिया लेवल पे फैला हुआ नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1857 रिवॉल्ट के क्या कंसिक्वेंसेस रहे, यानी कि इस रिवॉल्ट के ख़त्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चेंजेस किए अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में। सो वेरी फर्स्ट चेंज एंड द मेजर चेंज वॉज कि कंपनी के रूल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, जिसकी जगह पर क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि अब डायरेक्ट क्राउन रूल होगा, जिसमें कि गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया जाएगा और भारत के पहले वाइसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग आते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंसी को इंडिया में स्टैब्लिश किया। हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आगे चलकर अपनी आर्मी से इंडियन सोल्जर्स को कम कर दिया और ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके पीछे रीज़न था कि 1857 के रिवॉल्ट्स ने अंग्रेजों को काफ़ी बुरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया था। ये उनके लिए एक नाइटमेयर की तरह था। वो कभी नहीं चाहते थे कि 1857 जैसा रिवॉल्ट उन्हें दोबारा देखने को मिले, और इसी वजह से वो सभी लोग जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इस रिवॉल्ट में हेल्प किया था, उन सभी को ब्रिटिशर्स ने पावर में आने का मौका दिया। साथ ही उन्हीं रेजिमेंट से सोल्जर्स को भर्ती किया। जैसे कि हम देखते हैं कि जो नए रिक्रूट्स थे वो पंजाब, नेपाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भर्ती किए गए थे। साथ ही इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने यह भी सीख ली कि इंडियंस के जो भी कल्चरल, ट्रेडिशनल और रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो अपने रीज़न को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं, और रिवॉल्ट के एक बहुत बड़े रीज़न में रिलीजियस रीज़न भी काउंट होता था। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान ब्रिटिशर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चलते उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरा ही कंट्री एक तरीके से यूनाइट हो गया था। इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा बना। तो ब्रिटिशर्स ने नेक्स्ट क्या सोचा कि हम इंडिया को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। इन लोगों को कास्ट, क्रीड, रिलीजन के नाम पर आपस में बांट देंगे, जिससे कि कभी दोबारा वो सिचुएशन ही ना क्रिएट हो जिससे ये सब लोग यूनाइट हो जाएं और ब्रिटिशर्स के लिए डेंजर साबित हो। इसी के चलते हम देखते हैं 1905 में बंगाल का भी विभाजन किया गया और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल कम्यूनल इलेक्टोरेट, ये भी इसीलिए लाया गया था कि इंडियंस को डिवाइड किया जा सके। हालांकि कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुस्लिम वोटर्स को अलग से इलेक्शन करने का मौका दिया था, यानी कि अगर कोई मुस्लिम वोटर है तो वो केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकता है। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का मतलब था कि वापस कभी इंडियंस यूनाइट ना हो पाएँ। और साथ ही ब्रिटिशर्स ने फर्दर एनेक्सेशन को भी रोक लिया, यानी कि जितना इंडिया 1858 से पहले ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, केवल उतने पर ही उनका अधिकार था। रेस्ट ऑफ द इंडिया अंडर डायरेक्ट क्राउन रूल रजवाड़ों के पास था। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching and do subscribe the channel for more related upcoming videos. Thanks for watching.